तो हेलो क्लास। मैं ऋषभ वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एग्जामिनेशंस पे। एंड आज हम आपकी पॉलिटिकल साइंस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका करने वाले हैं हम द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उसी के लिए हेल्पफुल है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो फिर भी मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बनाऊंगा कि आपको भी, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अगर आपको कुछ नहीं पता इस चैप्टर के बारे में, फिर भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको। ठीक है, तो आज हम इसको कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं ज्योग्राफी को छोड़ के, और हिस्ट्री है, पॉलिटी, इन सबको आप कहानी के फॉर्म में पढ़ोगे तब ज्यादा आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है ऐसे दो देशों की जो कभी, मतलब उन्होंने कभी आपस में लड़ाई नहीं की। ठीक है, सामने सामने आके नहीं लड़े। ठीक है, वही वाला हाल है इनका कि लगाना लगाना, दिखाना दिखाना, वही लोग ये करते रह गए कि पहले तू मार पहले तू मार। लेकिन इन दोनों में कभी ना लड़ाई नहीं हुई सामने। ठीक है, तो यही इसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर बोलते हैं। ठीक है, कि ये बस बोल बात वाली लड़ाई थी। ठीक है, प्रॉक्सी वॉर ये लोग करते थे, कभी सामने से आके लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। आज भी यही हाल है। ठीक है, आज भी ये लोग सामने से कभी आके नहीं लड़ते हैं, वही लगाना लगाना, दिखाना दिखाना है, वही वाला हाल है। ठीक है, यही लोग करते हैं ये लोग। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अपना चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है मैं पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है, अपना चैप्टर ये जो है, ठीक है, ये कोल्ड वॉर के जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, ठीक है, 1945 में। ठीक है, 1945 में जैसे ही कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर टू एंड होता है, वहीं से ये कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। कोल्ड वॉर जैसा कि नाम से ही आपको सजेस्ट है, ये कोल्ड वॉर था। ठीक है, इसमें कोई ऐसा बहुत वॉर नहीं हुआ जिसमें मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बहुत कोल्ड वॉर था, मतलब बात में ही लड़ाई होती थी कि तू लगा पहले तू मार पहले तू मार, ऐसा होता था तब हम लड़ेंगे, ऐसा होता था। इसमें और कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में आज इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, 1945 से अपनी कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें आज हम एक जो कैरेक्टर है हमारा उसको हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा यूएसएसआर। ठीक है, उस टाइम पे दो मेन कैरेक्टर है हमारे इसके। ठीक है, दो मेन कैरेक्टर है, एक है हमारा यूएसए। ठीक है, एक पार्टी नंबर वन, और पार्टी नंबर टू कौन सी है, ये है पार्टी नंबर टू, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर। तो आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा, आज कौन से पार्टी को हम देखने वाले हैं, यूएसएसआर को देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यही आगे चल के डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम सारी चीजें देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि ये क्या था, इसका इसका सिस्टम कैसा था, इसके कुछ लीडर्स कैसे थे, इवेंचुअली ये टूट क्यों गया, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले, आपके बुक में एक और चैप्टर होता था यूएस हेजमनी करके। ठीक है, उसमें हम यूएस की बात करते थे, लेकिन अब वो हट चुका है। सिर्फ कोल्ड वॉर में हमें एक ही प्लेयर के बारे में पढ़ना होता है, वो है यूएसएसआर के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जब कोल्ड वॉर एंड मतलब स्टार्ट हुआ 1945 में, तो उस टाइम पे जो दुनिया थी ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। कुछ कंट्री जो थी वो यूएसआर के साथ चली गई, कुछ जो थी वो यूएसए के साथ चली गई, एंड कुछ जो है वो यूएसआर के साथ चली गई। ठीक है, और कुछ ऐसी भी कंट्री थी जो किसी के साथ नहीं गई, जैसे हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, ये अलग ही चल रहा था अपना उस टाइम पे। ठीक है, जिन्होंने ना मूवमेंट स्टार्ट किया, नॉन अलाइव मूवमेंट। ठीक है, हम किसी के साथ नहीं अलाइंड हो गए। ठीक है, तो उस टाइम पे दुनिया का हाल मैंने आपको बता दिया, ये दिमाग में रहना चाहिए। जो पूरी दुनिया थी वो तीन पार्ट्स में डिवाइड थी। ठीक है, पहला पार्ट जो यूएस के साथ था, दूसरा जो यूएसएसआर के साथ था, एंड तीसरा जो किसी के साथ नहीं था, वो अकेले चल रहा था। जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कुछ और कंट्रीज हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, इजिप्ट हो गया, ये सारी अलग ही चल रही थी कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हमको सबके साथ चलना है। ठीक है, तो सबके साथ चलते चलते आज वो किसी की नहीं हो पा रही है, जैसे इंडिया का हाल है। ठीक है, तो आगे चल के हम देखेंगे, अब वो हम कभी और डिस्कस करेंगे कि क्या ड्रॉबैक थे इसके। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर नंबर, जो हमारा प्लेयर नंबर टू है। ठीक है, प्लेयर नंबर टू कौन सा था, यूएसएसआर। ठीक है, ये है हमारा उसका पूरा मैप। ठीक है, इसको हम आगे चल के बार बार रेफर करते रहेंगे। ठीक है, जब हम मैप समझेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ तो हम इसको समझेंगे। ठीक है, यूएसएसआर। ठीक है, ये है हमारा पूरा यूएसएसआर का मैप। ठीक है, इसमें रशिया है। ठीक है, ये फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये फिर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है, ये बाल्टिक सी हैं, बाल्टिक नेशंस हैं सारे ये वाले। ठीक है, तो इन सबको हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो कहानी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला हमें पढ़ना है कि जो यूएसएसआर था, ठीक है, इसका ओरिजिन क्या था। ठीक है, ये बना कैसे। ठीक है, इसके कुछ की फीचर्स हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। ठीक है, इसी में इसके ड्रॉबैक भी देख लेंगे कि जब इतना अच्छा सिस्टम था तो कुछ कुछ इसके ड्रॉबैक थे। ठीक है, फिर उनके कुछ नोटेबल लीडर्स के बारे में पता करेंगे कि कुछ ऐसे लीडर्स जो थे इनके। ठीक है, फिर इवेंचुअली हम देखेंगे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर
यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कैसे हो गया, जब इतना अच्छा सिस्टम था तो ये डिसइंटीग्रेट कैसे हो गया। फिर हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी, ठीक है, शॉक थेरेपी हम देखेंगे। फिर उसके बाद इंडो यूएसएसआर रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे कि इंडिया रशिया का रिलेशन कब होता है, कैसा था उस टाइम पे, ठीक है। चलो अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ओरिजिन देखते हैं, ठीक है, यूएसएसआर का ओरिजिन देखते हैं हम, ठीक है। ये चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है, चलो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। देखो रशिया जो था, ठीक है, मैप में मैं रेफर करता हूं आपको, ठीक है। ये जो रशिया था ना यहाँ पे, ठीक है, इसी में 1917 में, ठीक है, 1917 में एक रिवॉल्यूशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। वीडियो अगर लंबी होगी तो 1.5x पे या 2x पे करके देख लेना आप, बट मैं समझा रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव समझाने का है ताकि आपके पेपर में क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी आए तो वो आप टैकल कर पाओ, ठीक है। तो 1917 में एक रशियन रिवॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट आती है, ठीक है, गवर्नमेंट आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट आती है, ठीक है। ये जो कोल्ड वॉर था ना, ये बेसिकली आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, ठीक है, बेसिकली क्या थी, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, ठीक है। जैसे ये जो यूएस था, ठीक है, जो यूएस था ये क्या था, ये कैपिटलिस्ट था, ठीक है, कैपिटलिस्ट था। और जो यूएसएसआर था ये क्या था, ये सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट था, ठीक है। तो ये बेसिकली आइडियोलॉजी की भी लड़ाई थी कि किसकी लड़ाई, किसकी आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी है, कैपिटलिस्ट वाले ज्यादा अच्छे हैं या सोशलिस्ट वाले ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो 1917 में एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन होता है जो बेस्ड होता है किस पे, कम्युनिज्म पे, ठीक है, सोशलिज्म पे बेस्ड होता है। सोशलिज्म वाले क्या कहते हैं, इसकी एक आइडियोलॉजी है सोशलिज्म, जिसमें बोला जाता है कि जितनी भी मतलब जितना भी रिसोर्स है, ठीक है, वो स्टेट कंट्रोल में होना चाहिए, यानी प्राइवेट के हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, सारी चीजें स्टेट को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो उसी पे एक रिवॉल्यूशन होता है 1917 में जिसको हम रशियन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। एंड इवेंचुअली, ठीक है, आगे चल के 1922 में रशिया का, यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट होता है, यूएसएसआर का एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। इसके लीडर कौन निकल के आते हैं, लीडर निकल के आते हैं हमारे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन ने ही जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसको लीड किया था, ठीक है। किस पे बेस्ड होता है ये, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे, ठीक है। जो लोग क्या करते हैं, कैपिटलिज्म को अपोज करते हैं, कैपिटलिज्म को, ये लोग मानते हैं ना जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, जो अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, जो गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है। इससे अच्छा क्या, हमें क्या करना चाहिए, हमें सारी रिसोर्सेज जो हैं, जो सारे क्या वो है रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड हो चाहे कोई भी चीज हो, उसको स्टेट को दे देना चाहिए। एंड फिर स्टेट क्या करेगा, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इससे क्या होगा, जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में वो खत्म हो जाएगी, ये लोग ये मानते थे, ठीक है। एंड कैपिटलिज्म वाले जो अमेरिका वाले थे वो क्या मानते थे कि जो मार्केट है ना वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, मतलब कैपिटलिज्म अगर जिसके पास जितना मौका है, ठीक है, जिसके पास जितनी स्किल है वो उतना कमा सकता है, स्टेट का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ठीक है। जो लोग जितना कमाए उतना अच्छा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास स्किल है, तुम्हारे पास हुनर है तो तुम कमाओ, ठीक है। और वो जो वही सोशलिस्ट वाले क्या बोलते हैं कि सबको इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, हमने यूएसएसआर को स्टैब्लिश कर लिया है अपने रोल में, ठीक है। यूएन यूएसएसआर क्या था, कब स्टैब्लिश हुआ, वो किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, ठीक है। अब इसके हम कुछ की फीचर्स देखते हैं, ठीक है, की फीचर्स हम देखते हैं, ठीक है। की फीचर्स में जैसे इसका हम क्या देखेंगे, इसका हम पहले इकोनॉमिक सिस्टम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंट्री स्टैब्लिश होती है वो कितना आगे प्रॉस्पर करेगी वो उसका इकोनॉमिक सिस्टम बताता है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी इकोनॉमिक सिस्टम समझते हैं, फिर इसका सोशल वेलफेयर नेचर समझेंगे, एंड फिर इसके कुछ ड्रॉबैक भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो इकोनॉमिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर इकोनॉमिक सिस्टम की मैं बात करूं तो ये, ठीक है, ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, दुनिया की उस टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होती थी आफ्टर यूएस, ठीक है। यूएस की नंबर 1 थी कैपिटलिज्म वालों की, और जो ये लोग थे इनकी सेकंड ग्लोबल इकोनॉमी थी, लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, ठीक है। स्टेट कंट्रोल प्लानिंग होता था, मतलब कोई भी प्रोग्राम आता था तो उसको स्टेट कंट्रोल करता था, स्टेट देखता था कि सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इसका, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, ठीक है, इस मतलब यूएसएसआर के पास एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस था,
इंडस्ट्रियल बेस का मतलब यहाँ पे पिन से लेके, मतलब एक सुई से लेके एक कार तक, एक मिसाइल तक, रॉकेट तक, सारी चीजें यहाँ पे बनती थी। कोई भी चीज बाहर से इनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती थी, सारी चीजें यहाँ पे मिलती थी। ठीक है, एक्सटेंसिव एनर्जी रिसोर्सेज। अब जो मैप है, जो आप यूएसआर का मैप देखोगे, उसमें देखोगे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं एंड जो यूएसआर का ईस्टर्न पार्ट जो है, मतलब रशिया का, वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज है। ठीक है, मतलब वहां पे क्रूड ऑयल मिलेंगे आपको, फिर कोल मिलेगा, बहुत सारी माइंस है वहां पे। ठीक है, तो सारी चीजें इसके पास प्रचुर मात्रा में थी। इसकी वजह से क्या था, ट्रांसपोर्टेशन इनका बहुत अच्छा था। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ठीक है, इनका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया था। ठीक है, तो इकोनॉमी कैसे थी इनकी, सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी थी, मतलब इनको कहीं से बाहर से कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, जो खाना वाना था ये लोग खुद प्रोड्यूस करते थे, स्टेट कंट्रोल प्लानिंग होता था, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस था, मतलब सारी चीजें ये लोग खुद बना लेते थे। ठीक है, पूरा एनर्जी का जो इनका रिसोर्स था वो सारी चीजें इनके पास थी। उसकी वजह से क्या था, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा हो गया था इनके पास। ठीक है, स्टेट जो था, ठीक है, जो हमारी जो इनकी जो गवर्नमेंट थी, वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो करती थी, मिनिमम मिनिमम स्टैंडर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करती थी। ठीक है, ये लोग, जिनकी जो गवर्नमेंट थी, वो लोग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर करते थे कि किसी भी आदमी के पास अच्छा हेल्थ, मतलब किसी भी आदमी के पास ऐसा ना हो कि उसके पास हेल्थ केयर का एक्सेस ना हो, एजुकेशन का एक्सेस ना हो, सबके पास अच्छा हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन पहुंचना चाहिए। ये लोग इसकी स्टेट ही इतना वो कर दी थी। ठीक है, बट यहाँ और क्या था यहाँ पे, और एक उसका लिख लो कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम हमने देखा कि बहुत अच्छी इकोनॉमी है। ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी है, स्टेट कंट्रोल प्लानिंग है, इंडस्ट्रियल बेस है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है, स्टेट खुद लोगों के मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सब लोग काम करते हैं। ठीक है, एनर्जी रिसोर्स भर भर के इनके पास। ठीक है, अब देखते हैं इनका सोशल वेलफेयर नेचर, क्योंकि कौन सी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है ये लोग, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। और ये लोग तो बात ही यही करते हैं कि सबके पास होना चाहिए। ठीक है, सबके पास मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए। तो ये लोग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर करते थे। ठीक है, फिर फ्री हेल्थ केयर एंड एजुकेशन देते थे, गारंटीड इंप्लॉयमेंट देते थे। ऐसा नहीं था कि ये लोग बस बोल देते थे एंड मतलब इंप्लॉयमेंट मिली या नहीं मिली इसका नहीं, गारंटीड इंप्लॉयमेंट थी कि आपको इंप्लॉयमेंट दिया जाएगा, ये होता था यहाँ पे। ठीक है, सब्सिडीज ऑन हाउसिंग, ठीक है, अगर आपको घर बनवाना है तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज भी देती थी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का तो मेन गोल यही था ना कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दी जाए। अब गवर्नमेंट क्या करिए, फ्री हेल्थ केयर दे रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, तो जब आप घर बनवाओगे तो उसमें भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, आपको सब्सिडीज देगी। ठीक है, अब तो हमने देखा कि इसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी, इसका इसका सोशल वेलफेयर भी अच्छा था, यानी यहाँ के लोग भी बहुत खुश होते होंगे। बट इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे। अब ड्रॉबैक्स क्या थे इनके, वो हम देखते हैं। ड्रॉबैक्स क्या थे कि ये जो यूएसएसआर था, ठीक है, ये जो यूएसएसआर था, मतलब सोवियत सिस्टम था, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का था। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी रूल करती थी, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी, और वो क्या था, ऑथोरिटेरियन रूल हो गया था, मतलब वो जो चाहती थी वो कर देती थी। वो लोगों का कभी कभी ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है तो उससे कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है, बट गवर्नमेंट वही करती है जो उसके लिए बेटर होता है। तो वही यहाँ पे हाल था। ये जो रूल था सिंगल पार्टी रूल था, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑपोजिशन नहीं था कि जो लोगों की आवाज उठा सके। ठीक है, तो सिंगल पार्टी रूल था यहाँ पे, ऑथोरिटेरियन रूल हो गया था। ठीक है, इनसफिशियंट इनफिशियंट ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो लोग भी बहुत अच्छे नहीं थे, करप्ट ब्यूरोक्रेसी थी यहाँ पे, करप्ट करप्ट ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, आप आगे चल के आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, तो आप क्या है, आप ब्यूरोक्रेट्स बनोगे। ठीक है, तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी, यानी जो गवर्नमेंट का जो पूरा सिस्टम था नीचे से खोखला था, करप्ट था, करप्शन होता था यहाँ, भर भर के करप्शन होता था। ठीक है, सेपरेशन ऑफ डिसेंट, सेपरेशन ऑफ डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट का मतलब होता है यहाँ पे जो कंट्रीज थे, फॉर एग्जांपल ये जो कंट्रीज हैं, जैसे ये वेट, इसको थोड़ा क्लियर कर लूं मैं। ये जो कंट्रीज हैं, जैसे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई। ठीक है, ये वो सारी कंट्रीज हो गई। ये जो हमारी बाल्टिक ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हो गई, इनका अलग वो था, क्या बोलते हैं, इनका अलग कल्चर था, और जो रशिया है इसका अलग कल्चर था। तो ये लोग क्या करते थे, ये जो रशिया वाले थे,
ठीक है। ये लोग क्या करते थे, इनके जो मतलब बाकी और जो कंट्रीज थी, जो बाकी और एरिया थे, उनका जो कल्चर था उसको सप्रेस करते थे, उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे, ठीक है। इससे क्या होता था, वहां के लोगों के अंदर इंफीरियर सुपरियोरिटी का भावना आती थी, मतलब वो लोग अपने आप को नीचे समझते थे, ठीक है। और जो रशियन थे वो अपने आप को उच्च दर्जे का समझते थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होने लगा, पूरे यूएसएसआर में कल्चरल होमोजेनाइजेशन होने लगा, ठीक है। मतलब एक ही तरह का कल्चर पूरे यूएसएसआर में दिखने लगा। अब इससे क्या होता है, इससे जो और लोग थे उन लोगों को बुरा लगने लगा कि अब भाई ये हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही, तो इससे क्या होगा, अब आगे चल के देखोगे, इसी से धीरे धीरे इन लोगों में नेशनलिज्म की भावना आने लगती है, ठीक है। ये लोग अपने देश के लिए जागने लगते हैं, ये लोग बोलते हैं कि अब हमें यूएसएसआर से अलग होना है, अब हमें अलग देश बनाना है। तो यही आगे चल के क्या निकलता है, इनके डिसइंटीग्रेशन का कारण बनता है आगे चल के यही, ठीक है। तो इससे पहले अगर अभी तक हमने पूरा लेक्चर देख लिया है तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। एंड कोई भी सजेशन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बस वहां पे कमेंट आपको कर देना है। एंड 2 मिनट मेरी बात सुन लो पहले, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे तो हम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। आगे चल के सीयूईटी का एग्जाम होने वाला है मई में, उसमें भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। सारी चीजें पीवाईक्यू कराऊंगा, आपको लेक्चर्स कराऊंगा, सारी चीजें। कहीं भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी फीस देने की जरूरत नहीं है कि भैया मुझे पीवाईक्यू दे दो एंड मैं 5,000 आपको 2,500, कहीं भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं। पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। एंड आगे चल के कभी आपको यूपीएससी का मन करे कि यूपीएससी का एग्जाम देना है या फिर एसएससी का एग्जाम देना है, ठीक है, तो इसका सिलेबस क्या होता है, इसके मतलब इसका सिलेबस क्या होता है, एंड इसके नोटिफिकेशन कब आते हैं, फॉर्म कैसे फिल होता है, इसकी स्टेजेस क्या क्या होते हैं, सारी चीजें मैं एक ही जगह पे बताने वाला हूँ। इसके लिए सिंपली आपको एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कोई भी डाउट हो तो एग्जामिनेशन का जो इंस्टाग्राम है उस पर जाके आपको फॉलो कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारा ट्वीट वो है, टेलीग्राम है, वहाँ पे क्विजेस चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में क्विजेस चल रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपको इनके क्विज भी वो करने हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करने हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो पढ़ाई है, जो प्रिपरेशन है, वो अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने इनके जो इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ थी, इकोनॉमिक पावर हाउस थी, वो हमने देखा। एंड इनका जो सोशल वेलफेयर कल्चर है ये भी हमने देखा। हमने देखा कि ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, ठीक है। ये पिन से लेकर तक कार तक सारी चीजें ये लोग प्रोड्यूस करते थे, इनको कहीं तो कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती थी। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, यानी स्टेट सारी चीजों को कंट्रोल करता था। एक्सटेंसिव एनर्जी रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क भी हमने देखा कि इनके पास सारे रिसोर्सेज थे, क्रूड ऑयल था, चाहे कोल था, कोई भी एनर्जी रिसोर्स है, सारी चीजें इनके पास होती थी, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि इन लोग, ये जो स्टेट है इनका, यानी जो गवर्नमेंट है, वो सबके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर करती थी कि सबके पास इतना तो हो, जैसे फ्री हेल्थ केयर हो, फ्री एजुकेशन हो, ठीक है, लोगों के पास इंप्लॉयमेंट हो, एंड हाउसिंग, अगर आप घर बनवा रहे हो तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडीज भी देती थी, ठीक है। हमने ये तक देखा। फिर हमने देखा कि इसके डिसइंटीग्रेशन का कारण भी था कुछ, ठीक है। इन्हीं क्रिप्ट फाउंडेशन में ही हमने देखा कि जब ये 1945 से मतलब 1922 में बना, तो उसी टाइम से इसमें बहुत सारे क्रैक्स थे इसमें। जैसे एक ही पार्टी का डोमिनेशन था, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। ऑपोजिशन अलाउ नहीं था कि जो लोगों का आवाज उठा सके, ठीक है। सिंगल पार्टी का डोमिनेशन था, ठीक है। इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी, हमने देखा कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके थे, बिना पैसे लिए कुछ काम नहीं करते थे। इसकी वजह से क्या होता था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत स्लो हो गया था, ठीक है, स्लो हो गया था, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था, ठीक है। सपरेशन ऑफ डिसेंडेंट का हमने देखा कि कोई भी मतलब किसी भी प्रेस को फ्रीडम नहीं थी, आपको बोलने की आजादी नहीं थी, ऑपोजिशन को चुप करा दिया गया था। कल्चरल होमोजेनाइजेशन हमने देखा कि सारे यूएसएसआर में, पूरे यूएसएसआर की कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ एक ही कल्चर डोमिनेट करता था, वो था रशियन कल्चर। एंड बाकी और जितने ग्रुप थे, बाकी और जितनी कंट्रीज थी, उनके कल्चर को नीचा दिखाया जाता था कि आप नीचे हो, आप इंफीरियर हो, हम सुपीरियर हैं, ऐसा करके बोला जाता था, ठीक है। अब ये जो सारी वीकनेसेस थी, ये बिगनिंग से एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से ही ये सारी इसमें प्रॉब्लम्स थी। बट धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बड़ी होने लगेंगी। अब धीरे धीरे जैसे ही बड़ी होंगी, तो इनिशियली क्या होगा, मतलब इवेंचुअली क्या होगा, ये धीरे धीरे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा लीडर्स के बारे में देख लेते हैं। लीडर्स में आपको 2-3 नाम याद करने की जरूरत है, उससे ज्यादा नाम आप मत याद करो तो ज्यादा बेटर है। व्लादिमीर लेनिन आपको याद करना है, क्योंकि ये फाउंडर है,
ठीक है। दूसरा आप जोसेफ स्टालिन को याद कर लो, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, जो हमने देखा कि ये लोग पिन से लेके कार तक सारी चीजें खुद बनाते थे, तो उनमें इनका सबसे ज्यादा योगदान है, ठीक है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे इस पूरे गेम के, वो है मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। इनके बारे में, इनको अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो तीन नाम याद रखो, और जो ये दो लोग हैं निकिता कुर्बाचेव, इन लोगों को, और लियोनार्ड, ये जो है, ठीक है, इनको अब वो करो, ठीक है, स्किप करो, ठीक है। अब हम डिसइंटीग्रेशन के कॉजेज देखते हैं, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन के क्या देखते हैं, डिसइंटीग्रेशन के कॉजेज देखते हैं, ठीक है। तो हमने डिसइंटीग्रेशन के कॉजेज को चार पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से इकोनॉमिक रीजन थे जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ। दूसरा हम देखेंगे पॉलिटिकल। तीसरा हम देखेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म, एंड चौथा हम देखेंगे गोर्बाचेव का रिफॉर्म, गोर्बाचेव का रिफॉर्म, ठीक है। ये हम चार चीज देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें कि ऐसा कौन कौन से इकोनॉमिक रीजन थे जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उसमें सबसे पहला था मैसिव मिलिट्री स्पेंडिंग, यानी जो गवर्नमेंट थी यहाँ की, यूएसएसआर की, वो बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी का मिलिट्री पे स्पेंड करती थी। क्यों? क्योंकि याद करो इस टाइम पे क्या चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। अमेरिका उधर न्यूक्लियर बम बना रहा है, अमेरिका उधर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इनोवेट कर रहा है, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो यहाँ पे यूएसएसआर को भी उसको मैच करने के लिए करना पड़ेगा ना ये सब। तो यूएसएसआर बहुत ज्यादा पैसा अपना, जो इसको सोशल कॉज में लगाना था, वो सारा मिलिट्री को दे रहा है, यानी मिलिट्री पे बहुत ज्यादा फोकस है इसका, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग सैटेलाइट स्टेट, ठीक है। अब देखो जैसे क्या था, यूएसएसआर जो था उसमें बहुत सारी वो थे, स्टेट थे, मतलब स्टेट का मतलब बहुत सारी कंट्रीज थी जो मिलकर यूएसएसआर को बनाई थी, तो उन सबको पैसा देना, ठीक है, वो भी बहुत इसके ऊपर मिलिट्री बर्डन था, ठीक है। इनसफिशियंट स्टेट रन इंडस्ट्रीज, देखो अभी हमने बात की कि इसके जो ब्यूरोक्रेसी थी बहुत ज्यादा करप्ट हो गई थी, उसकी वजह से क्या था, इसका जो सिस्टम था, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, जो सबसे ज्यादा सब कुछ बनाती थी, पेन से लेके पिन तक सब कुछ बनाती थी, ठीक है, वो क्या होंगी, वो धीरे धीरे इनएफिशिएंट होती जाएंगी, मतलब वो काम करना बहुत स्लो हो जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा इनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसी में ये लोग क्या कर रहे हैं, करते हैं, कभी कभी 1979 में ये लोग क्या करते हैं, 1979 में क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, अफगानिस्तान को इन्वेड कर देते हैं, ठीक है। इस हालत में, इस खस्ता हालत में ये लोग अफगानिस्तान को इन्वेड करते हैं। वहां पे 20 सालों तक ये लोग रहते हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं, फिर वापस आ जाते रहते हैं। 20 या 10 साल तक यहाँ पे लोग रहते हैं ये लोग, ठीक है। तो हमने देखा है कि इकोनॉमिक बर्डन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस पे बढ़ता जा रहा है यूएसएसआर पे, ठीक है। यूएसएसआर पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा होता जा रहा है, मिलिट्री में बहुत ज्यादा ये लोग पैसे दे रहे हैं, इनके जो और सैटेलाइट स्टेट्स जो हैं उनमें बहुत ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज जो थी, जो इनका बैकबोन होती थी, वो बहुत स्लो हो चुकी हैं, ठीक है। अब कुछ पॉलिटिकल वो था, ठीक है, पॉलिटिकल रीजन था, जैसे अनअकाउंटेबल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो एक ही सिंगल पार्टी थी, और लोगों के पास ये कोई अधिकार ही नहीं था, लोगों के लिए वो अकाउंटेबल ही नहीं थी, वो अपनी तरफ से जो मन करता था वो करती थी। तो इसकी वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन थी, पहली बात। दूसरा, जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो तो बहुत अच्छी लाइफ जीते थे, क्योंकि वो घूस लेके थे करप्ट थे, ठीक है, तो ये लोग मस्त लाइफ जीते थे। और तीसरा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट कब क्या कर रही है कुछ किसी को नहीं बताती थी, ठीक है, कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्योंकि सिस्टम में सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपेरेंसी। हमें पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्यों, क्योंकि हमने ही गवर्नमेंट को भेजा है, तो एटलीस्ट हमें तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इकोनॉमिक देखा कि इकोनॉमी में क्या क्या दिक्कत थी, कैसे बर्डन आ रहा था इकोनॉमी पे। दूसरा, हमने पॉलिटिकल देखा, पॉलिटिकल से क्या होता है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट बिक चुकी है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, ये एक अगला टॉपिक है, मतलब एक और रीजन बनता है, जो हमने अभी बात की कि जो रशियन जो कल्चर था वो सबके ऊपर डोमिनेट कर रहा था, और सब सब लोग अपने आप को इंफीरियर पा रहे थे कि हमारे कल्चर को, हमको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। इसी की वजह से क्या होता है, कुछ ऐसे देश होते हैं, सब में ये क्या होता है कि नेशनलिज्म का राइज होता है कि भाई अब हमें अलग देश बनाना है, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हम तड़प रहे हैं यहाँ पे रहने के लिए, मतलब हम तड़प रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए, कैसे भी निकल जाए यहाँ से, ठीक है, ये ऐसा बोलते हैं लोग। तो कुछ जो वो होते हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, रसिया हो गया, ठीक है, एंड बाल्टिक स्टेट्स हो गए। बाल्टिक स्टेट कौन से होते हैं, जो बाल्टिक सी से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, उनको हम बाल्टिक स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि अब हमें अलग होना है भाई, अब हमें नहीं रहना है, ठीक है। तो ये तीन रीजन हमने देखे कि तीन रीजन डिसइंटीग्रेशन की तरफ यूएसएसआर को आगे ले जा रहे हैं। अब चौथा रीजन क्या था, चौथा रीजन हमारे यहाँ पे आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। ये प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसएसआर के 1985 में,
और रहते हैं 1991 तक, यानी लास्ट लीडर है हमारे सोवियत सिस्टम पे। अब ये क्या करते हैं, अब ये लास्ट एफर्ट डालते हैं कि अब इनके टाइम तक क्या था, इनके टाइम तक जो इकोनॉमी थी वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है। इनके टाइम तक क्या था, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, हमने देखा। इस इनके में और क्या था, इनके में जो पॉलिटिक और सारे जो स्टेट्स थे यानी जो कंट्रीज थी, उनके अंदर भी नेशनलिज्म बढ़ चुका था। तो अब ये बोलते हैं कि अब एक लास्ट एफर्ट डालते हैं कि अगर बच गया यूएसएसआर तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको जाने देंगे, ठीक है। तो ये दो रिफॉर्म्स ले आते हैं। पहला रिफॉर्म्स क्या था, ग्लासनोस्ट, ठीक है, ग्लासनोस्ट बोलेंगे, और दूसरा प्रेस्टोरिका, ठीक है, ग्लासनोस्ट एंड प्रेस्टोरिका, ठीक है। ग्लासनोस्ट क्या था, पॉलिटिकल ओपननेस, ये टैकल करने की कोशिश करते हैं जो प्रॉब्लम्स थी उसमें, ठीक है। ये पॉलिटिकल ओपननेस, अभी तक जो पॉलिटिकल ये लोग कंट्रोल करते थे पॉलिटिक्स को, अब ये लोग ओपननेस करते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी को ये लोग बनाते हैं, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं कि अगर आपको कुछ जानना है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये सारी ये लोग बात करते हैं। एंड दूसरा ये बात करते हैं प्रेस्टोरिका। प्रेस्टोरिका का मतलब क्या होता है, इन इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें ये क्या बोलते हैं कि जो अभी यूएसआर में दिक्कत आ रही है, जिसमें इकोनॉमी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसको हम अच्छा से करेंगे, मतलब उसको हम सही करने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं, ये इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने रिफॉर्म तो सजेस्ट कर दिए, बट क्या होता है, इसकी वजह से पूरे सोसाइटी में दो धड़े क्रिएट हो जाते हैं। पहला क्या होता है, जो रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे पब्लिक हो गई, और जो रिफॉर्मर हो गए, वो लोग चाहते थे कि रिफॉर्म हो जाए। और दूसरा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे और जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि रिफॉर्म हो। क्यों? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स थे और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उन लोगों की तो लाइफ अच्छी कट रही थी, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि रिफॉर्म हो। और दूसरा, जो लोग थे, जो पब्लिक थी, जो रिफॉर्मर्स थे, वो लोग चाहते थे कि वो, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में गोरबाचेव बेचारे पीछे जा रहे हैं। क्यों पीछे जा रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं, जो रिफॉर्मर्स वाले लोग हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि आपको जल्दी चलना चाहिए, आपको जल्दी सारी चीजें करनी चाहिए, इतना धीरे मत चलो भाई, थोड़ा तेज करो ये जो रिफॉर्म कर रहे हो आप। और दूसरा, इनके पार्टी के लोग ही इनको वो कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर पार्टी के लोग अपोज क्यों नहीं करेंगे, क्यों, मतलब अपोज क्यों करेंगे, क्योंकि अगर ये रिफॉर्म हो जाता है तो इससे क्या होगा, इनका जो प्रिविलेजेस था वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इवेंचुअली क्या होता है भाई, बेचारा टग ऑफ वॉर के क्रिएट वो उसमें आ चुका है। इधर से ये लोग पीछे रहे हैं, उधर से ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले वो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो गोरबाचेव हैं, ये दोनों तरफ से अपनी वो क्या करते हैं, मतलब दोनों तरफ से सपोर्ट खो देते हैं, ना इधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा जो अभी इनका रिफॉर्म करने का जो तरीका था, इससे एकदम फेल हो जाता है। तो हमने चार रीजन हमने पढ़ लिए कि डिसइंटीग्रेशन होने वाला है अब, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन होने वाला है अब, हमने चार रीजन पढ़े, ठीक है। पहला इकोनॉमिक, हमने देखा कि इकोनॉमिक बर्डन कैसे बढ़ रहा है। दूसरा हमने पॉलिटिकल देखा, फिर तीसरा नेशनलिज्म का डिजायर देखा, और चौथा हमने क्या देखा, हमने चौथा देखा कि गोरबाचेव ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए, उसकी वजह से इनकी पार्टी में ही टूट हो गई, ठीक है, कि पार्टी में ही दो धाड़े बन गए। एक लोग जो बोल रहे हैं कि ये करो, दूसरा जो पीपल्स एंड रिफॉर्मर्स हैं वो लोग बोल रहे हैं ये करो, ठीक है। तो इसमें दिक्कत हो गई। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इनका इवेंचुअली डिक्लेरे वो निकल के आता है, डिक्लेरेशन निकल के आता है कि हाँ अब ठीक है, अब हम टूट रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग टूटते हैं, ठीक है, 1991 में, ठीक है, 1991 में ये लोग टूट जाते हैं, ठीक है। यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। अब जब ये लोग डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तो एक वो बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं CIS। CIS का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमनवेल्थ 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 ऑफ इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। ये ग्रुप बनता है इनका, ठीक है। इसमें ये लोग क्या बोलते हैं, इसमें ये लोग बोलते हैं कि जो जो यूएसआर की कंट्रीज थी, मतलब जो जो यूएसआर का पार्ट थी, वो कंट्री एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी, ठीक है। क्या करेंगी, कोऑपरेट करेंगी। कोऑपरेट करेंगी किस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे कोऑपरेट करेंगी। और किस पे कोऑपरेट करेंगी, ठीक है, और किस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे करेंगी कोऑपरेशन, एंड सोशल बेसिस पे, सोशल बेसिस पे, ठीक है, ये लोग कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, और जो रशिया है, रशिया जो है वो सक्सेसर निकल के आता है, सक्सेसर, सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। अब पूरा पूरा जो यूएसएसआर था उसमें चलती तो रशिया की थी। तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो रशिया ने उसकी पोजीशन ले ली, ठीक है, सक्सेसर निकल के आता है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने एक्सेप्ट ऑल द ट्रीटीज, एक्सेप्ट ऑल ट्रीटी,
एक्सेप्ट ऑल ट्रीटी ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर ने जो ट्रीटीज कर रखी थी, रशिया ने बोला कि अब हम इसको निभाएंगे, ठीक है। और इसने क्या किया, और यूएन की परमानेंट सीट इसको मिल गई, यूएन की परमानेंट सीट इसको मिल गई, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। और जो कि यूएसएसआर न्यूक्लियर स्टेट था, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ओनली वन न्यूक्लियर कंट्री निकल के आया, ओनली वन न्यूक्लियर, ठीक है, कंट्री निकल के आता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे रखनी है, डिसइंटीग्रेशन अब हो चुका है, जो यूएसएसआर था हमारा चकनाचूर हो चुका है, ठीक है। अब हमने देखे इसके कॉजेज देख लिए, सारी चीजें हमने कॉजेज देख ली कि मिलिट्री स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा था। पॉलिटिकल हमने देख लिया, नेशनलिज्म देख लिया हमने कि नेशनलिज्म का राइज हो रहा था, फिर गोरबाचेव का फेलियर हमने देख लिया। अब जब इसका डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इसका रिजल्ट, जैसे एक आता है कि जो अभी तक कोल्ड वॉर चल रहा था, जो आर्म्स रेस चली थी, आर्म्स रेस जो चली थी, वो अब खत्म हो गई, ठीक है। यूएसएसआर अकेले सोलो सुपर पावर निकल के आता है, ठीक है, कि अब अभी तक जो दो पावर थी, बाइपोलैरिटी था, बाइपोलर वर्ल्ड था, अब सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड बचा है, क्योंकि सिर्फ यूएस ही बचा है, यूएसएसआर तो खत्म हो चुका है, ठीक है। इसी बीच इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज भी होता है, नई नई कंट्रीज निकल के आती हैं, बहुत सारी कंट्रीज यूएसएसआर में से ही बहुत सारी कंट्रीज निकल के आती हैं, और जैसे इंडिया और चाइना का राइज होने लगता है, धीरे धीरे जापान का राइज होने लगता है, रसिया एज अ सक्सेसर स्टेट निकल के आता है, सीआईएस का फॉर्मेशन होता है, जो अभी मैंने बताया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। और एक यहाँ पे कहानी किस्सा होता है, किस्सा क्या था, बर्लिन वॉल का, ठीक है, किसका, बर्लिन वॉल, ठीक है, बर्लिन वॉल, ठीक है, बर्लिन वॉल, इसको गिरा दिया जाता है। अब बर्लिन वॉल की कहानी क्या थी, फॉर एग्जाम्पल ये बर्लिन है, ठीक है, बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। अब देखो जर्मनी, बर्लिन की राजधानी को ना एक वॉल डिवाइड करती थी, वॉल डिवाइड करती थी, वॉल किसका नाम क्या है, बर्लिन वॉल है, ठीक है, बर्लिन वॉल है। इसको ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, बर्लिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। बर्लिन वॉल बनाई गई थी 1961 में, 1961 में बनाई गई थी, ठीक है, 1961 में बनाई गई थी। ईस्ट बर्लिन को कौन कंट्रोल करता था, यूएसएसआर, ठीक है। वेस्ट बर्लिन को कौन कंट्रोल करता था, यूएस कंट्रोल करता था, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होता है, 1989 में, 89 में इस बर्लिन वॉल को लोग गिरा देते हैं, ठीक है। बर्लिन वॉल ट्रैप्ड ऑफ बाय पीपल, ठीक है, लोगों ही इसको गिरा देते हैं। बर्लिन वॉल को क्या माना जाता है, ग्रेट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर, ग्रेट सिंबल, ग्रेट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बस। पानी पी लो थोड़ा। चलो, ठीक है। द बर्लिन वॉल को ग्रेट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर माना जाता है। ये बना कब था, 1961 में बना था। लोगों ने इसको 1989 में गिरा दिया था। बर्लिन वॉल बर्लिन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट को यूएसआर कंट्रोल करता था, वेस्ट को यूएस कंट्रोल करता था, ठीक है, समझ आई बात। अब देखो, क्या इनिशियली मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि पूरी कहानी थी किसकी, आइडियोलॉजी की। जो यूएसआर था वो सोशलिस्ट कंट्री था, जो यूएस था वो कैपिटलिस्ट कंट्री था, ठीक है। अब क्या होगा, अब जबकि बर्लिन पूरा जो यूएसआर है वो खत्म हो चुका है, नई नई कंट्रीज निकल के आई हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, अब यूएस जो है, ठीक है, अब अकेले सोलो सुपर पावर बचा है, तो यूएस क्या करेगा, और जो कंट्रीज जो आजाद हुई हैं, जो अभी निकली हैं यूएसआर से, अब क्या करेगा जो यूएस है, वो इनके ऊपर कैपिटलिज्म वो करेगा कि आप सब लोग कैपिटलिज्म में आ जाओ, कैपिटलिज्म वाला गवर्नमेंट लाओ, ठीक है, कैपिटलिज्म बन जाओ, ठीक है, सोशलिस्ट छोड़ दो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम देखते हैं शॉक थेरेपी में, ठीक है, शॉक थेरेपी, ठीक है, शॉक थेरेपी में हम देखते हैं, ठीक है। शॉक थेरेपी क्या था, अ रैपिड
अ पेनफुल ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म, ठीक है, शॉक थेरेपी। अभी तक क्या था, ये जो पूरी इकोनॉमी थी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, अब इनको तुरंत कैपिटलिज्म पे शिफ्ट करना था। क्यों? क्योंकि अमेरिका उन्हीं को लोन देगा, अमेरिका उन्हीं को उन्हीं की इकोनॉमी को सर्वाइव कराएगा जो कैपिटलिज्म होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी है, वो मानता है कि जो कैपिटलिज्म है वो सुपीरियर है, ठीक है। व्हाट इज शॉक थेरेपी, अगर कोई आपसे पूछे तो आप यही लिख के आना, ठीक है। अ रैपिड रेडिकल ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। समझ में आई बात? इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता है, जो स्टेट ओन्ड कंट्रोल था, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमीज थी, ठीक है, जो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी, अब उनको प्राइवेट ऑनरशिप में सौंपा जाएगा, ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप में सौंपा जाएगा, ठीक है। जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जो अभी तक हमने देखा था कि इन लोगों को बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते थे, अब इन लोगों को अपनी मार्केट को खोलना पड़ेगा, बाहर की कंट्रीज भी आके सामान बेचेंगी, ठीक है। इनका जो आइसोलेशन था, ये लोग जो पहले दुनिया से अलग होकर अपना ही चलते थे, अब इन लोगों को अपनी इकोनॉमी को वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेस्टर्न इकोनॉमी यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूएस है, इनके साथ, ठीक है। स्टेट कंट्रोल पहले क्या करता था, सारी प्रॉपर्टीज तो स्टेट कंट्रोल थी, ठीक है। कलेक्टिव फार्मर्स थे, सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया, सब प्राइवेट के हाथों चला गया इसका, ठीक है। सडन एंड कंप्लीट ओपनिंग ऑफ मार्केट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल, ठीक है। अभी तक जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, अब तुरंत इनके मार्केट को ओपन कर दिया गया, ठीक है, इन सभी कंट्रीज के मार्केट को ओपन किया गया, ठीक है। अभी तक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, ये लोग खुद अपनी इकोनॉमी को चलाते थे, अब यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट भी आने लगेंगी, ठीक है। अचानक से सारी चीजें चेंज हो गई, ठीक है, रातों रात पूरा जो इनका सिस्टम था वो तबाह कर दिया गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉक थेरेपी बोलते हैं, जिसमें ट्रांजिशन हुआ है सोशलिस्ट से कैपिटलिज्म में, ठीक है, पेनफुल ट्रांजिशन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। पहला, शॉक थेरेपी की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत सारी हुई, उसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला देखते हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दूसरा हम देखेंगे पॉलिटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे इनकी जो इंडस्ट्रीज थी, जो सोशलिज्म यूएसआर की जो इंडस्ट्रीज थी, जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनको सेल पे रख दिया गया कि आप प्राइवेट वाले हो, जो भी प्राइवेट वाले लोग हैं उनको आप उनको खरीद के जाओ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट गार्बेज सेल बोलते हैं, लार्जेस्ट गार्बेज सेल इन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री। इसमें क्या होता है, सारी इंडस्ट्रीज को थ्रोवे प्राइस में, यानी बहुत कम प्राइस में बेच दिया जाता है, ठीक है। वाउचर सिस्टम निकल के आता है। वाउचर सिस्टम क्या होता है कि अब उन सारी कंट्रीज के लोगों को वाउचर दिए जाते हैं कि आप भी जो ऑक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। करेंसी जो थी, रूबल जो थी, यानी रशियन जो करेंसी है वो डिक्लाइन होने लगती है, ठीक है। जो अभी तक जो रशिया था, सारी चीजें खुद बनाता था, सारी चीजें खुद उगाता था, ठीक है। वहां पे क्या होता है, अब रशिया जो है फूड्स को इंपोर्ट करने लगता है, ठीक है। जो अभी तक कलेक्टिव फार्म से सबको कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई अब से, ठीक है। जो ट्रेड स्ट्रक्चर था, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इनर ट्रेड होता था, इंटरनल ट्रेड होता था, वो सारा स्ट्रक्चर खत्म हो गया, ठीक है। जो सोशल वेलफेयर जो स्कीम थी, अभी तक जो हमने देखा था कि जो स्टेट है जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो करता था, मिनिमम वो करता था, इंश्योर करता था, वो सारी चीजें खत्म हो गई, ठीक है। माफिया पूरे कंट्रीज में इमर्ज होकर आने लगे, माफिया कंट्रोल बढ़ने लगा, ठीक है। ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई। अब दूसरा, शॉक थेरेपी की वजह से पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी बनाया गया, इसमें क्या रखा गया, प्रेसिडेंट को बहुत स्ट्रांग रखा गया, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी अभी भी अलाउ नहीं थी, ठीक है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है। और दे एक्सपोर्ट नेचुरल गैसेस लाइक ऑयल, अब एक्सपोर्ट ये लोग करने लगे, ठीक है। यहाँ करंट इस कंट्रीज में जो क्या बोलते हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनमें की उनके एरिया में से ना पाइपलाइंस जाती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो उस पाइपलाइन की वजह से उनको रेंट मिलता है, ठीक है। तो बस यही था स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। शॉक थेरेपी में आप क्या लिखोगे, यही लिखोगे, ठीक है। इसमें जैसे इसमें सोशलिस्ट से डेमोक्रेटिक में जाना, कैपिटलिज्म में जाना, प्राइवेट ऑनरशिप ट्रांजिशन, जो अभी तक स्टेट ऑनरशिप था वो प्राइवेट ऑनरशिप में जाएगा। इंडस्ट्रियल कोलैप्स हो जाता है, जिसको हम ग्रेट गार्बेज सेल बोलते हैं, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है, इनकी जो करेंसी है रूबल वो डिक्लाइन कर जाती है, माफिया का राइज होता है। शॉक थेरेपी मैंने अच्छे से समझा दी है, ठीक है। शॉक थेरेपी में सिर्फ यही था, जो ट्रांजिशन होता है जो सोशलिस्ट कंट्रीज होती हैं उनका कैपिटलिज्म में, बस, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें आप लिख के आ सकते हो आराम से इजली, ठीक है। अब इंडो रशिया रिलेशन, ठीक है, इंडो रशिया रिलेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है।
इंडो यूएसआर रिलेशन की अगर मैं बात करूँ, इंडो यूएसआर रिलेशन की, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, जो इकोनॉमिक अगर वाइज बात करें तो इंडो यूएसआर का रिलेशन क्या था, बहुत अच्छा था, ठीक है। इन्होंने जो यूएसआर है उसने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है, जिसकी वजह से हमने स्टील प्लांट बनाए, जैसे भिलाई में, बुकाराम में स्टील प्लांट हमने उन्हीं की वजह से बनाया, ठीक है। इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, यानी डॉलर नहीं था उनको पेमेंट करने के लिए, तो उन्होंने हमारी इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट किया है ऐसा पेमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो जो रशिया है वो हमेशा हमारी साइड लेता है कश्मीर पे, ठीक है, यूएन में, ठीक है। 1971 के वॉर में रशिया ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, ठीक है। उधर से यूएस आ गया था लड़ने के लिए हमसे, बट जो इधर से यूएसआर आया तब इसने उसको चेक एंड मेट किया, अगर आप हम पे हमला करोगे, इंडिया पे हमला करोगे, तो हम आप पे हमला कर देंगे, ठीक है। तो वही बात है ना कि ये वही बात थी कि फिर ये लोग लड़ ही नहीं पाए, क्योंकि वही है ना कि पहले तू चला, यही होता है, तो कोई नहीं मार पाया एक दूसरे को, तो ये लोग फिर इधर उधर हो गए, ठीक है। मिलिट्री वाइज अभी भी हम देखें तो अभी जो हमारा सबसे फेमस है ब्रह्मोस, जो S-400 है, आज के टाइम भी हमारा सबसे ज्यादा, हम किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है मिलिट्री वाइज, यूएस रशिया पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हमारे सबसे ज्यादा हार्डवेयर उधर से आते हैं, ठीक है। हम एग्रीमेंट ऑन जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, हम अभी भी एग्रीमेंट करके बैठे हैं उनसे कि हम अपने जो इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट है, वो हम खुद बनाएंगे, मतलब उनके साथ ज्वाइंट करके बनाएंगे, उसी का आउटकम है ब्रह्मोस हमारा, ठीक है। इकोनॉमिक वाइज हमने देखा कि उन्होंने हमारी हेल्प की कि हमने स्टील प्लांट बनाया, ठीक है। पॉलिटिकल वाइज हमने देखा कि वो लोग कश्मीर पे हेल्प करते हैं। मिलिट्री वाइज हमने देखा कि हार्डवेयर पे हमें उन्होंने हेल्प की है। न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन में उन्होंने हेल्प की है हमें, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट उन्होंने हमारी बनाने में हेल्प की है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। इसमें क्या था कि जब यूएसआर, ठीक है, यानी जो यूएसआर था वो जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वेट, जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो क्या होता है कि उसके जो बहुत सारी जो कंट्रीज निकल के आते हैं ना, उन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर मैं रशिया की बात करूं, तो यहाँ पे कुछ दो एक रीजन है, चेचन्या एंड डोंगिस्तान, चेचन्या एंड डोंगिस्तान, ठीक है। ये दो रीजन है, यहाँ पे सक्सेसिस्ट मूवमेंट होते हैं। सक्सेसिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ये लोग रशिया से अलग होना चाहते हैं, ठीक है। सक्सेसिस्ट मूवमेंट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये लोग रशिया से अलग होना चाहते हैं, एंड रशिया इसको हैंडल कैसे करता है, रशिया इनको हैंडल करते हैं इनको पीट के, ठीक है। मिलिट्री का हेल्प लेता है रशिया, मिलिट्री का हेल्प लेता है, किसका, मिलिट्री का हेल्प लेता है इन लोगों को कुचलने के लिए, ठीक है। रशिया वे ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन, ठीक है। अब दूसरा दूसरा हम देखते हैं, हमारा दूसरा है, और एक दूसरा है हमारा तजाकिस्तान में भी सिविल वॉर चलती है, सिविल वॉर चल रही होती है, ठीक है। तीसरा है हमारा अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इसका एक प्रोविंस है नागोर्नो काराबाग, नागोर्नो काराबाग, नागोर्नो काराबाग की एक रीजन है इसका, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग अर्मीनियन को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग अर्मीनियन को ज्वाइन कर लेते हैं, अर्मीनियन कंट्रीज को ज्वाइन कर लेते हैं। एंड फिर क्या होता है, जो अजरबैजान है और अर्मेनिया, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। चौथा क्या था, एक चौथा जॉर्जिया, ठीक है, यहाँ पे भी लड़ाई होती है इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिविल वॉर हो जाता है, ठीक है, सिविल वॉर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट कि रशिया जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है उसके बाद भी वहां पे क्या है, वहां पे लड़ाई चल रही है, उनके अंदर सिविल मैटर में, इंटरनल मैटर में लड़ाई चल रही है, तो रशिया में, तजाकिस्तान में, अजरबैजान में, जॉर्जिया में, ये सारी चीजें में, ठीक है। तो आई होप जो ये प्यारा सा हमारा छोटा सा लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा, छोटा नहीं बड़ा हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो ये आई होप जो लेक्चर है आपका हमारा अच्छा लगा होगा आपको, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।